जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के लिए साइंस की 25 क्वेश्चन के जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो प्रैक्टिस सेट 1 है। तो साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के लिए। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऑप्शन ए दिया गया स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, ऑप्शन बी है सोनार, ऑप्शन सी है साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन डी है सिस्मोग्राफ। तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो देखते हैं सोनार का प्रयोग कहाँ करते हैं। सोनार का प्रयोग करते हैं नौ संचालन में। पूछेगा नौ संचालन में किसका प्रयोग करते हैं, तो आप नौ संचालन में हम प्रयोग करते हैं सोनार का। सोनार में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं, पराश्रव्य तरंगे। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है सोनार में। अब पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज यानी बोल सकते हैं कंपन प्रति सेकंड होती है। 20,000 से अधिक जो होती है, 20,000 से अधिक जो हर्ट्ज यानी कंपन प्रति सेकंड के तरंग की आवृत्ति होती है, वो होती है पराश्रव्य तरंगों की। इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है नौ संचालन में, किसमें, सोनार में। तो समुद्र सोनार में एक उपकरण है, ये क्या करता है, समुद्र के भीतर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए नौ संचालन में प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगे होती हैं सोनार का। तो सोनार उपकरण है जिसमें कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब पूछा है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपके राइट आंसर होंगे ए, स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ जो होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं सूर्य की फोटोग्राफी के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने किया है। बैकरेल ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी रोएंटजन है, ऑप्शन सी मैरी क्यूरी है, ऑप्शन डी है वाटलू है। तो एक्सरे की जो खोज किसने किया था, तो जो बैकरेल है इन्होंने रेडियो धार्मिकता यानी रेडियो एक्टिविटा की खोज किए थे। ये रेडियो धार्मिकता की खोज किए थे। जो रेडियो एक्टिविटा है, रेडियो एक्टिविटा की जो खोज किए थे वह कौन है, बैकरेल, हेनरी बैकरेल है। और इन्हें मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी के साथ नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह मैरी क्यूरी एक ऐसी महिला है जिन्हें भौतिकी और रसायन दोनों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ऐसी महिला है मैरी क्यूरी कि जिन्हें भौतिकी और रसायन में दोनों में पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो रेडियम नामक तत्व की खोज के बारे में जो खोज की थी मैरी क्यूरी, जो उनके पति हैं पियरे क्यूरी। यहाँ बोला एक्सरे खोज किसने किया है, एक्सरे की खोज किए हैं रोएंटजन। इनको रोएंटजन भी कहा जाता है। एक्सरे ये बोला है कि एक पिकोग्राफ कितने के बराबर होता है, एक पिकोग्राफ यानी कि देखिए 1 10 पावर माइनस 6 ग्राम होता है, माइक्रो होता है। माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6। नैनो का मतलब हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 ग्राम। इसको फैम्टो या बोलते हैं फायदो, 10 की पावर माइनस 15 ग्राम। लेकिन 10 की पावर माइनस 12 बोलते हैं एक पिकोग्राम। एक पिकोग्राफ में कितना होता है, 10 की पावर माइनस ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से कितने के लगभग बराबर होता है। ऑप्शन 131 लीटर है, ऑप्शन बी 159 लीटर है, ऑप्शन सी है 179 लीटर है, ऑप्शन डी 201 लीटर है। जो बैरल होता है ना, एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। एक बैरल में होता है 159 लीटर, यानी बोल सकते हैं 158.928 होता है, लेकिन हम कह सकते हैं 159 लीटर है। ये किस काम में आता है, कच्चा तेल मापने के लिए काम आता है। एक प्रकार कंटेनर है, ये कच्चा तेल मापने के काम आता है। कच्चा तेल मापने के लिए हम बैरल का प्रयोग करते हैं, और एक बैरल में 159 लीटर होता है, और ये कच्चे तेल मापने के काम आता है। यानी बैरल का एक कंटेनर है, एक बेलनाकार कंटेनर मान लीजिए, एक बेलनाकार कंटेनर है, एक बेलनाकार कंटेनर है जिसमें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सब मापा जाता है, और एक बैरल में 159 लीटर आता है। राइट आंसर होंगे बी, एक बैरल में 159 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, यानी सदिश राशि बोला है। वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज कौन है, संवेग है, मोमेंटम, दाब है, ऊर्जा है, कार्य है। तो बताइए दाब जो कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये कैसी राशि, अदिश राशि, स्केलर है। और ये भी क्या, ऊर्जा भी क्या है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर है। और कह सकते हैं जो कार्य है वो भी क्या है, अदिश राशि है, यानी क्या है, स्केलर है।
तो आप कह सकते हैं वेक्टर कौन है, जो सदिश राशि है वो कौन है, संवेग है। संवेग P बराबर होता है m इंटू वी, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात को में कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जाती हैं। आप जानते हैं कि जो संवेग होता है, संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। अगर हम संवेग को लिखे m इंटू वी और यहां पे लिख दें, और वेग वेग के साथ पूछा गया है, वेग के साथ पूछा गया है, अगर वेग वेग से कैंसिल कर दें क्या होगा, द्रव्यमान। तो कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त की जाएंगी, द्रव्यमान प्राप्त की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अब केंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, उत्क्रम प्रासरण पर कार्य करती हैं, अपोहन पर काम करती है, विसरण। विसरण का मतलब होता है फैलना, जैसे धुआं, सिगरेट का धुआं यह वायु के संपर्क में आएगा तुरंत फैलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये बोलते हैं वॉशिंग मशीन। जो वॉशिंग मशीन है ना, ये मान लीजिए वृत्ताकार घेरा है, ये सेंटर हो गया, सेंटर के बाहर की ओर लगने वाले बल को अब केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक, दो बल होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो प्रक्षालन मशीन भी कहा जाता है, वॉशिंग मशीन को प्रक्षालन मशीन भी कहते हैं। और यह अब केंद्रीय बल पर कार्य करता है, यह अब केंद्र का कार्य करता है। जैसे हमने दही को मथते हैं तो इसके जो मक्खन है ऊपर आ जाते हैं, यानी ये सेंटर का स्थान छोड़ के बाहर निकलने लगते हैं। यानी कह सकते हैं वॉशिंग मशीन क्या है, यह अंदर की ओर बल नहीं लगाता है, यह बाहर की ओर बल लगाता है, अर्थात इसमें अपकेंद्रण का सिद्धांत यानी अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण जानते हैं, ए बराबर होता है v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी, और वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यह अंतिम वेग है और ये कौन सा है, प्रारंभिक वेग है। इसका जो अनुपात है, अनुपात में क्या है, टी है। यानी कह सकते हैं ए बराबर त्वरण ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, इसको बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। राइट आंसर होंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जो रॉकेट है ना, ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट पीछे गैसीय निकास करता है, और रॉकेट जब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, ये पीछे बल लगाता है और आगे क्रिया का बल है। अब पीछे कौन सा है, प्रतिक्रिया का बल है। जब एक साथ दो बल कार्य करें, यानी क्रिया का बल कार्य कर रहा है, प्रतिक्रिया भी बल कार्य कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये रॉकेट जो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सा नियम लागू होता है, जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया को ही बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ जो होता है, वो न्यूटन का तृतीय नियम होता है। तो आप बोलेंगे न्यूटन का तृतीय नियम ही रॉकेट के सिद्धांत पर, रॉकेट जो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, बोलेंगे न्यूटन के तृतीय नियम पर। तो पूछ दो एग्जाम में रॉकेट किसके संरक्षण पर कार्य करता है, किस गति के संरक्षण पर कार्य करता है, तो हम राइट आंसर बोलेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आप पीछे गैसीय निकास करता है, प्रतिक्रिया बल लगाता है, आगे क्रिया बल लगता है और तेजी से आगे जाता है, तो हम बोलते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, एक समान त्वरित वाला पिंड है, वह त्वरित नहीं होता है, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता रहता है, एक समान वेग होता है। जो एक समान गति वाला पिंड होता है ना, उसमें जो गति होती है हमेशा त्वरित गति होती है। हमेशा कौन सी गति होती है, त्वरित गति होती है, क्योंकि उसमें जो त्वरण होता है ए होता है, तो उसको त्वरित गति कह सकते हैं। तो एक समान जो गति वाला पिंड है उसमें त्वरित गति हो सकती है। राइट आंसर होंगे बी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। बताओ, दूध को मथेंगे क्रीम अलग हो जाएगी, तो उसमें जो सेंटर के बाहर की ओर बल लगता है उसे बोलते हैं अपकेंद्री बल, लेकिन सेंटर के अंदर की ओर जो बल लगता है उसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। अगर लड़का कोई साइकिल का पहिया किनारे घूम रहा है, जब भी गिरेगा तो अंदर गिरेगा, यानी बोले अभिकेंद्री बल। इसमें जब तनाव उत्पन्न होगा इसके बीच में, जब डोरी हो इस बांध दिया जाए, किसी वस्तु को यहाँ घुमाया जाए, यहाँ जो तनाव उत्पन्न होगा उसमें बोलेंगे अपकेंद्री बल है। लेकिन अगर तनाव नहीं है बल्कि वो बाहर की ओर जा रहा है
ठीक, और बाहर की ओर बल लगा रहा है तो उसे बोलेंगे अब केंद्रीय बल। दूध मथने पर उसके जो मक्खन होते हैं, क्रीम होते हैं, अपना स्थान छोड़कर अलग हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कौन सा बल कार्य करता है? केंद्रीय बल, जो सेंटर के बाहर की ओर बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट की गति पर निम्न में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, आवेग संरक्षण का सिद्धांत है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा का संरक्षण है। तो रॉकेट की जो गति है, रॉकेट आगे बढ़ती है और पीछे गैसीय निकास करती है, यानी इसमें संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। और संवेग संरक्षण का नियम कहता है न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और प्लस न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम प्लस न्यूटन का तीसरा नियम, अगर दोनों को सम्मिलित कर दिया एक साथ तो संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी सिस्टम पर कोई निकाय पर कोई वाह्य बल न कार्य कर रहा हो तो न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, अगर दोनों एक साथ सम्मिलित कर दिया जाए तो संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति हो जाती है। और जो रॉकेट है किस गति के सिद्धांत पर कार्य करता है तो संरक्षण सिद्धांत लागू हो जाता है। लेकिन कौन सा नियम लाता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम है। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है नियम है, ठीक, उस पर तृतीय नियम पर काम करता है। और रॉकेट गति पर निम्न कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिए थे उनका नाम था न्यूटन। लेकिन न्यूटन में कौन से न्यूटन? उसको बोलते हैं आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु अगर यहाँ छोड़ दिया जाए वो आके नीचे गिरेगी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु क्या करती है? नीचे गिरती है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार को गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराया जाए। ये लोहे का, ये मान लीजिए हवा में लोहे का पिंड है और ये लकड़ी का टुकड़ा है और दोनों को एक साथ गिराया जाए तो पृथ्वी दोनों कब एक साथ आएंगे कि अलग अलग आएंगे? तो अब बनता है भाई देखो माध्यम क्या है? हवा है। माध्यम क्या? हवा है। माध्यम निर्वात नहीं है क्योंकि वायुमंडल है। जब वायुमंडल अगर नहीं रहता तो दोनों एक साथ गिरते हैं, लेकिन वायुमंडल है तो आप कह सकते हैं कि जो भारी पिंड होगा पहले आएगा, जो हल्की पिंड है बाद में आएगा, यानी पृथ्वी दोनों एक साथ गिरेंगे। ये तो गलत है, ये तो होगा नहीं। एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, कौन गिरेगी तो क्लियर बताया नहीं, ये भी गलत है। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ये राइट है क्योंकि लकड़ी गेंद हल्की है बाद में गिरेगी और लोहे की जो पिंड है वो भारी है वो पहले गिरेगी, क्योंकि बोल रहे हैं कि दोनों समान ऊंचाई से गिराया जाए, लेकिन माध्यम में क्या है? हवा है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, जो उसका भार होता है शून्य होता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तनशील होता है, सभी गलत हैं। अगर किसी वस्तु को यहां से गिरा दिया जाए नीचे, क्या ये बदल जाएगा? ठीक, तो बोलते हैं अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होंगे? बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का भार पृथ्वी तल से सब जगह समान होता है। ऑप्शन बी ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है, मैदानी अपेक्षा पहाड़ों पर सबसे अधिक होता है। जो किसी पिंड का भार होता है ना, तो बोल सकते हैं ये किसी, मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये हो गया विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं इक्वेटर, और ये हो गया आपका पोल यानी कि ध्रुव। आप बताइए इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? अधिक होगा। कोई किसी पिंड का भार, तो भार W बराबर होता है m इंटू जी, यानी डिपेंड करता है किस पर? गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, किसी पिंड का जो भार होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। राइट आंसर क्या होंगे? बी होंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप में बना है कि मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी पर एक जगह समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो आप बोलेंगे मानव शरीर का जो भार होता है ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। जो पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस क्या थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है ताकि क्वेश्चन टर्निंग हो, ठीक ना। तो मानव शरीर का जो भार अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुवों पर होगा। न्यूनतम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर, यानी बोलते हैं भूमध्य रेखा पर, यानी कि इक्वेटर पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण क्या है?
ठीक, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? ये पृथ्वी के निकट है, ये तो गलत है। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ये भी गलत है। ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये भी गलत है भाई। इस प्रकार गैस की अणुओं का तापमान जो होता है प्लान वेग के वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है? कम होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक ना। इसी प्रकार अभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए ठीक टर्निंग पॉइंट के क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन बेहतरीन लग रहे हैं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ताकि ये वीडियो का अधिक से अधिक लोगों को पहुंचे और सभी के लोगों की सहायता हो सके। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो बोलते हैं पृष्ठ तनाव कारण होती है, कम तापमान कारण होती है, वायु प्रतिरोध कारण होती है, जल की श्यानता। जल का श्यानता प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिरोध का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तापमान से कोई मतलब नहीं है। तो जो पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं। इसमें दो बल होते हैं, सहसंजक बल और कौन सा बल है? आसंजक बल, जिनकी वजह से ही पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बुद्ध की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने का प्रवृत्ति का कारण क्या है? जो द्रव की बूंदें हैं वो गोलाकार हो जाती हैं और संकुचित स्थान घेर लेती हैं। ठीक, संकुचित स्थान घेर लेती हैं, तो हम कह सकते हैं प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है? उसकी डायनेस्टी है, कि श्यानता है, कि वाष्प प्रेशर है। तो आप कह सकते हैं जो वर्षा की बूंदें गोलाकार हो या द्रव की बूंदें गोलाकार होती हैं। मान लीजिए पानी बहुत तेजी से बह रहा है, अगर इसको गोलाकार बूंदे बनाना है, इसमें ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डालने के वर्षा की बूंदें क्या करेंगे? आगे ये जो पानी की बूंदें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या होंगे? रोकने के लिए हम किसका? ऑयल का प्रयोग करते हैं, इसकी बूंदें गोलाकार होंगी। इसकी वजह से पृष्ठ तनाव के कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है उसकी डायनेस्टी यानी उसकी घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा, उसका घट जाता है, नियत रहता है, शून्य हो जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसकी डायनेस्टी क्या हो जाती है? घट जाती है। राइट आंसर क्या होंगे? बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा लागू करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत नहीं है भाई। आर्किमिडीज सिद्धांत कहता है जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, उसके भार में कुछ कमी रहती है, यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। ये तो होगा नहीं। न्यूटन का गति का नियम भी नहीं लागू करता, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बर्नौली का सिद्धांत इसमें है ही नहीं। तो बताइए कौन सा पास्कल का नियम कार्य करता है किसमें? जब ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं उन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल का नियम कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? शून्य का मतलब क्या हो गया? निर्वात में। तो निर्वात में संचरण नहीं कर सकता, चल नहीं सकती हैं। प्रकाश तो चल सकता है, उष्मा भी चल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे भी संचरण कर सकती हैं। लेकिन जो ध्वनि है, ध्वनि क्या है? यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इनके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। यह ठोस द्रव गैस के लिए इनके ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम में गति नहीं कर सकती हैं। तो शून्य में संचरण नहीं करने का मतलब कि माध्यम क्या है? इसमें है नहीं। माध्यम क्या है? निर्वात है, तो निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। इनके लिए ध्वनि के लिए क्या माध्यम चाहिए? यह ठोस द्रव गैस यानी तीन माध्यम होते हैं, ध्वनि संचरण कर सकती हैं। ठीक, तो बोला कि कौन संचरण नहीं कर सकती हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि ध्वनि संचरण नहीं कर सकती हैं। इसमें राइट आंसर कौन होगा? सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? बोला क्वेश्चन है कि जो हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं, हाँ तो कुछ बता रहा था कि पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती हैं? अवरक्त किरणें हैं, गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, अंतरिक्ष किरणें हैं। तो जो अल्ट्रा वायलेट किरणें की बात कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें। ठीक, अल्ट्रा वायलेट, तो इसमें जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? अवरक्त तरंगे होती हैं। जो टीवी के रिमोट होते हैं उसमें भी कौन तरंगे का प्रयोग करते हैं? अवरक्त तरंगे करते हैं, इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। इंफ्रारेड है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उसमें किसकी अपेक्षा अधिक होती हैं? तो बोलेंगे इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्ष किरणों में किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? प्रत्यास्थ तरंगे क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ये कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। ये सब क्या हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे हैं।
हम बोलते हैं इसको यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं हम इसे कह सकते हैं गैर यांत्रिक तरंगे। इन्हें कहा जाता है गैर यांत्रिक तरंगे। गैर यांत्रिक तरंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। इनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य चलने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप कह सकते हैं एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो हम राइट आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ठीक है। जय हिंद दोस्तों।